हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे परिपथ, और जितने सारे परिपथ इस अध्याय में हैं सभी को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलसीआर परिपथ, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। लेकिन एलसीआर परिपथ को समझने के लिए आपको सभी परिपथ बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सभी की जड़ इन परिपथों से स्टार्ट होती है। और जो एलसीआर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिपथ को स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये परिपथ क्या हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई है। 5 मिनट लगेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि परिपथ आखिर कहाँ से आए हैं और ये परिपथ क्यों बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा आपका समय लगेगा, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ये परिपथ आखिर हैं क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा है और ये भी समझा है कि ये कैसे बनती है। तो इसमें 2 ध्रुव होते हैं और बीच में एक आर्मेचर गति करता है, जिसे टरबाइन के माध्यम से घुमाया जाता है। तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इसी प्रेरित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इस प्रेरित धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को हमें क्या करना है, दूर दूर तक ले जाना है। और इससे हमें अपना पंखा चलाना है, हमें कूलर चलाना है, टीवी चलानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से जो तार निकले होते हैं कुंडली के, इन तारों का संबंध वहाँ पे करते हैं। तो जब हम एसी डायनमो पढ़ेंगे तो हमें और पता चलेगा कि यहाँ पे बलय होते हैं, ब्रश लगे रहते हैं। और क्यों लगे रहते हैं, ये एसी डायनमो को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग मान के चलते हैं कि ये कंप्लीट पूरा एसी सोर्स है, यानी कि यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा बन रही है, तो इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा है यहाँ से बनेगी। अब मान के चलिए हमें इस प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करना है, तो हमें पूरा सर्किट कंप्लीट करना होगा, क्योंकि धारा तो तभी बहती है जब सर्किट कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हमें पूरा परिपथ पूर्ण करना होगा। तो हम इससे क्या करते हैं, मान के चलिए इस तार को लेके आए और हमने यहाँ से ये जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम 3 चीज़ें जोड़ सकते हैं। देखिए, बहुत ही आराम से समझना है वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं। पहला हम जोड़ सकते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। या फिर हम जोड़ सकते हैं लूप, यानी कि कुंडली। या फिर हम जोड़ सकते हैं संधारित्र, यानी कि कंडेंसर। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पे हम जोड़ी। या फिर हम ये भी जोड़ सकते हैं प्रतिरोध और कंडेंसर। या फिर हम जोड़ सकते हैं प्रतिरोध यहाँ पे या कुंडली, या फिर संधारित्र, कुंडली और संधारित्र, यानी कि ये सभी चीज़ें जोड़ सकते। कहने का मतलब है कि लेकिन बेसिकली हम ये 3 चीज़ें अभी समझते हैं। तो हम यदि रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस को हम आर से दर्शाएंगे, यानी प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसे आर से दर्शाएंगे। जब हम कुंडली जोड़ेंगे तो उसे एल से दर्शाएंगे। तो एल से क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि कुंडली जो है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप। तो लूप का एल यहाँ पे, तो कुंडली के लिए क्या किससे दर्शाएंगे, एल। इसी तरीके से संधारित्र, संधारित्र को हम किससे दर्शाएंगे, सी से, क्योंकि संधारित्र को इंग्लिश में कंडेंसर कहते हैं और कंडेंसर सी से शुरू होता है, इसलिए सी हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ से शुरू होता है, आर से। तो जब प्रतिरोध जुड़ा हो तो हम कहेंगे आर। जब प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, आर। जब कुंडली जुड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे, एल। और जब संधारित्र जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, सी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं परिपथ। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि चलिए प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस जोड़िए, तो आप क्या करोगे, पहले आपको पूरा प्रत्यावर्ती सोर्स बनाना पड़ेगा, यानी कि एन, फिर यहाँ पे आप लिखोगे एस, फिर आप बनाओगे कुंडली, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से प्रत्यावर्ती सोर्स है और उसके बाद आप रेजिस्टेंस जोड़ने लगोगे यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इतने पूरे हिस्से को ना बनाकर
उन्होंने एक छोटा सा सिंबल दे दिया। वो सिंबल क्या है, ये सर्किल बनाया और उसके अंदर ये साइन बना दिया, ये वाला साइन। तो इसकी जगह पर आप ये लिखोगे और इसका संबंध किससे करोगे, रेजिस्टेंस से करोगे। ये रेजिस्टेंस से कर दिया, आर से, और इसको भी पलट दिया, यानी कि आर को ऊपर बनाया जो मेन है जिसको जोड़ा गया है, और उसके बाद नीचे हम एसी सोर्स बना देते हैं। तो इस तरीके से किताबों में लिखा जाता है। ये एसी सोर्स हो गया, रेजिस्टेंस। तो अब आपको समझ में आ गया, ये एक परिपथ बन गया। और रेजिस्टेंस को बोलते हैं ओमीय परिपथ, जिसमें केवल आर जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, ओमीय परिपथ। तो ये देखिए यहाँ पे एक परिपथ बन गया, ऐसे ही परिपथ बनते चले जाते हैं। अब यदि मान के चलिए आर की जगह पर आपने लूप जोड़ा होगा तो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, ये लूप यानी कि एल से दर्शाएंगे, क्योंकि ये कुंडली है। कुंडली को किससे दर्शाते हैं, एल से, और इसका संबंध इससे किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये असल में ये चीज़ है जहाँ से प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। कौन आ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसे हम AC लिखेंगे। AC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। तो ये हो गया AC, तो ये यहाँ से आएगी। इसी तरीके से और भी परिपथ होते हैं, मैं आपको सभी परिपथ एक एक करके दिखा देता हूँ। ये है ओमीय परिपथ, जिसमें हम यहाँ पे R लिख देंगे, तो ये ओमीय परिपथ। ये हो गया AC, इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, ऊपर जाएगी और ये नीचे। हमेशा धारा का साइन ऐसा ही बनेगा, चिन्ह ऐसा ही रहेगा, और दो चीज़ें इसमें फिक्स हैं। इसके बाद आता है हम AC परिपथ के साथ में या AC सोर्स के साथ में कुंडली को जोड़ सकते हैं, या फिर हम AC सोर्स के साथ में ये संधारित्र यानी कंडेंसर जोड़ सकते हैं। ये हो गया AC, और धारा जो है हमारी फिक्स रहेगी ऊपर से नीचे की ओर। तो AC के सोर्स में साथ में हमने ये 3 परिपथ हो जाएंगे, इनके हम तीनों के व्यंजक करेंगे। इसके बाद हम AC सोर्स के साथ में 2-2 लगा के जोड़ सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस और कुंडली। तो ये हम क्यों जोड़ते हैं, इसका एक रीज़न है कि इससे प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है, और इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है, कैसे कैसे करना है, बोर्ड परीक्षा में कैसे करना है, सभी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और कुंडली को प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ जोड़ा गया है, और ये चिन्ह आपको यही रखना है, और धारा हमेशा फिक्स रहेगी ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद आप देखोगे तो रेजिस्टेंस और संधारित्र को जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ा है बताइए, रेजिस्टेंस और संधारित्र को। तो और इसे AC वोल्टेज के साथ, तो ये प्रत्यावर्ती सोर्स हो गया, यहाँ से हमने ये जोड़ दिया। इसके बाद तीसरा भी है, यहाँ पे मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये देखिए। अब हम कुंडली और यानी L और C, तो इसे क्या कहेंगे, अब इन सब के नाम देख देते हैं। इस परिपथ को कहते हैं RL परिपथ, इस परिपथ को कहेंगे RC, क्योंकि इसमें R और C जुड़ा है, और इस परिपथ को कहेंगे LC परिपथ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले केवल ओमीय परिपथ के लिए व्यंजक निकालेंगे, यानी केवल प्रतिरोध वाले, तो इसे बोलते हैं केवल प्रतिरोध के लिए। उसके बाद हम निकालेंगे केवल कुंडली के लिए व्यंजक, इसके बाद हम निकालेंगे केवल संधारित्र के लिए व्यंजक। तो अलग अलग पर्टिकुलर इनके वीडियोस होंगे, और आप एक एक करके सब कुछ समझेंगे कि कैसे इनमें लिखना है। भाषा लगभग समान ही रहेगी, कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इन सभी चीज़ों को डिस्कशन होगा। इसके बाद जब ये 3 बेसिक से हो जाएंगे, बेसिक इन्हें बोलते हैं बेसिक परिपथ, है ना। तो ये 3 अगर हो जाएंगे तो उसके बाद हम मिक्स करेंगे। मिक्स मतलब फिर हम RL परिपथ समझेंगे, उसके बाद हम RC परिपथ समझेंगे, और उसके बाद हम LC परिपथ समझेंगे। तो ये फिर मिक्स कहलाते हैं। और सबसे आखिरी में आएगा LCR परिपथ, जिसमें तीनों चीज़ें जुड़ी होंगी, R भी होगा, L भी होगा और C, और वही इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि परिपथ कितने प्रकार के हैं और परिपथ कैसे बनते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। और ये परिपथ क्यों बनाए जाते हैं मैंने बता चुका हूँ कि इससे प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है। तो कैसे प्रभावित होती है, क्या अग्रगामी क्या होता है, पश्चगामी क्या होता है, ये आपको पर्टिकुलर व्यंजक में ही पता चलेगा। तो ये है परिपथ की छोटी सी जानकारी। उसके बाद ही हम लोग ओमीय परिपथ करेंगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ ये परिपथ आखिर क्या है और इनका क्यों यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो चलिए परिपथ स्टार्ट करते हैं।
तो ये पहला जो है ये काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इसको जोड़ देता हूँ। और ये क्वेश्चन ये है कि केवल ओमीय प्रतिरोध वाले एसी परिपथ के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। केवल ओमीय प्रतिरोध वाले, यानी कि आप समझ गए होंगे कि चित्र कैसे बनेगा। चित्र इस तरीके से बनेगा। इसमें हम इसे ओमीय परिपथ भी बोलते हैं जिसमें केवल आर जुड़ा हो। तो ये हमने चित्र बना लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, केवल ओमीय प्रतिरोध वाले, तो वही तो लिखा है ना कि केवल आर ही जुड़ा है। एसी परिपथ के लिए व्यंजक निकालिए। तो असल में हमें प्रत्यावर्ती धारा देखनी होती है और क्या आता है इसका मान। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये चित्र बना लेना है, ठीक है। और चित्र बनाने के बाद आपको चित्र की भाषा लिखना है, जैसे कि चित्रानुसार प्रतिरोध आर का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, हम लोगों ने प्रत्यावर्ती वोल्टेज को पढ़ा हुआ है, जो कि होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो उसको हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे। हर परिपथ में वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ही रहता है शुरुआत में, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसे हम चाहे तो प्रतिरोध भी बोल सकते हैं या ओमीय प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है, तो ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो, ये तो हमने लिख दिया कि ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। अब इसमें धारा आई भी है, तो हम लिखेंगे यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, प्रवाहित धारा आई हो तो किसी क्षण टी पर वोल्टेज का समीकरण। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ये हर परिपथ में होगी कि किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, याद रखिए, किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ये लाइन हर परिपथ में रहेगी, इसलिए इसे आप ज्यों का त्यों याद कर लें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये हमने व्यंजक से निकाला था, प्रत्यावर्ती धारा के व्यंजक से। तो यहाँ पे हम वो चीज़ को समीकरण 1 बना देते हैं। तो ये हो गया वोल्टेज का समीकरण। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो हमने लिखा है वो तो चित्र से लिखा है, लेकिन इसके बाद हम व्यंजक करेंगे। तो उसके लिए चूँकि हमें जो धारा है वो I निकालना है, और ओम के नियम से हम लिखेंगे यहाँ पे कि ओम के नियम से ओम के नियम से यदि हमें धारा निकालनी है I, तो उसका फॉर्मूला होता है V बटे R। आपको मालूम होगा V समानुपाती I, V बराबर RI, वहाँ से आया है ये। तो I बराबर होता है V बटे R, यानी कि अगर हम समीकरण 1 में V बटे R कर दें तो ये I बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस बटे में R नहीं कर सकते, दोनों पक्षों में करना होगा। तो यहीं से हमारी भाषा बन जाती है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में R का भाग देने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में R का भाग करने पर। तो समीकरण 1 के दोनों पक्ष, देखिए ये हैं दोनों पक्ष। पहले हम दोनों पक्षों को लिख लेते हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी समीकरण 1 के। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके भी बटे R कर देते हैं और इसके भी बटे R कर देते हैं, ठीक है। तो V बटे R क्या बनेगा, I बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ओम के नियम से V बटे R क्या बन जाएगा, I। और यहाँ पे जब ये शिखर मान है, जैसे V बटे R बराबर I होता है, तो V0 बटे R I0 होगा। क्यों, क्योंकि V0 है इस बार, यहाँ पे V अकेला था तो I अकेला आया, यहाँ पे V0 है तो I0 हो गया। अब इसका मतलब समझिए, V0 का मतलब होता है विभव का शिखर मान, और विभव का शिखर मान बटे प्रतिरोध होगा तो धारा का शिखर मान आएगा। सिंपल, विभव बटे प्रतिरोध होगा तो केवल धारा आएगी। तो ये वेरिएबल है और ये शिखर मान है। और साइन ओमेगा टी, तो ये हमारी धारा आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये व्यंजक हो जाएगा। और आप देखते हैं विभव के व्यंजक में भी साइन ओमेगा टी है, और धारा के सूत्र में भी यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वोल्टेज और धारा समान कला में है। इसका भी थीटा वही है ओमेगा टी, और इसका भी थीटा वही है। तो टाइम के साथ में दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ प्रत्यावर्ती विभव
और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि समीकरण 1/2 से स्पष्ट है। इसे हम 2 बनाएंगे, जभी तो समीकरण 1/2 से स्पष्ट होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा के समान कला में है, प्रत्यावर्ती धारा से समान कला में है, दोनों ही समान कला में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका ग्राफ खींचें, देखिए अगर हम इसका ग्राफ खींचें, ये देखिए, तो अगर ये विभव की लाइन ऐसे चलेगी इस तरीके से, तो धारा भी उसी कला में चलेगी। अगर मैं धारा को यहाँ पे इससे बना दूं तो धारा भी समान कला में होगी। मतलब कि यहाँ पे इतने टाइम में धारा यहाँ पे है अपने शिखर मान पे, तो विभव भी शिखर मान पे होगा। यहाँ पे इस पोजीशन में धारा जो है 0 है, तो विभव भी क्या हो जाएगा 0। इसे बोलते हैं समान कला में, कि जितने समय में धारा जितनी है उतनी ही क्या होगी, विभव भी उतना ही होगा। तो इसे बोलते हैं समान कला में होना। इस वाले पॉइंट पे देखिए, आप पाई से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे 90 अंश है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे है पाई बटे, यहाँ से देखिए ये 0 होता है, ये कितना होता है पाई बटे 4, ये होता है पाई बटे 2, है ना। तो ये कितना होगा पाई, फिर इसके बाद ये होगा 3 पाई अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो आप देख सकते हैं कि 90 अंश पर अधिकतम मान होगा धारा का भी तो विभव का भी, इसलिए समान कला में है कि जो धारा का है वही विभव का भी वही मान है। तो इसे ही बोलते हैं शिखर मान। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप चाहें तो बना सकते हैं, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप ज़रूर इसको करके अच्छे से देख लें, क्योंकि आप करेंगे तो तुरंत यदि परिपथ करेंगे तो सभी परिपथ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो जैसे ही आपने समझा है, एक बार प्रैक्टिस करें खुद से लिखने की और करने की, क्योंकि अभ्यास ही सब कुछ है। तो अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आप पूरे परिपथ अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।